हमारे आज के मेहमान हैं वीपी कालरा जी, जिन्होंने पिछले 6 दशकों से टीवी और फ़िल्म जगत में अपने अभिनय से हम सभी के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई है। ये रेडियो, दूरदर्शन, पंजाबी थिएटर, शॉर्ट मूवीज़, कॉर्पोरेट फ़िल्म्स, विज्ञापन और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के माध्यम से हमेशा हमारा मनोरंजन करते रहे हैं। इनका पहला प्ले 1968 में चट्टान था और तब से लेकर अब तक इस फ़िल्मी दुनिया में चट्टान की तरह जमे हुए हैं। वीपी कालरा जी एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वर्तमान में फ़िल्म जगत में ऐसे कई नाम हैं, मसलन शाहरुख खान, अलका अमीन, नरेश गोसाई, यशपाल शर्मा, नीना गुप्ता, विनीता मलिक, वीरेंद्र सक्सेना आदि, जो अपने शुरुआती दिनों में इनके सह कलाकार रह चुके हैं और कई बड़े सितारे ऐसे भी हैं, जिनके फ़िल्मी सफ़र की शुरुआत वीपी कालरा जी के माध्यम से हुई। दर्शकों की मांग पर वीपी कालरा जी हमारे शो पर दोबारा आए हैं। तो आइए आशीष कुमार जी के साथ हुई उनकी बातचीत का आनंद लेते हैं। यह बातचीत आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Welcome to another session of our YouTube interview series. Today, we have the privilege of hosting a living legend of the Indian TV and film industry. He has left an indelible mark on the hearts of audiences across generations. Despite his immense success, he remains grounded and passionate about his craft, embodying the true essence of a seasoned artist. So, dear viewers, let's welcome our today's guest, VP Kalra ji. Sir, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, नमस्कार आशीष जी। थैंक यू और सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर अपने थ्रू द हिलेरी टाइम्स पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो नाइस सर, जी हमारे लिए भी बहुत इमेंस प्लेजर और प्राउड का मोमेंट है कि आपसे हमें दोबारा बात करने का मौका मिला। सर, सबसे थैंक यू पहले सर। तो ये बताइए कि एक्चुअली यू हैव स्पेंट रफली आई थिंक 6 डिकेड्स आपने टीवी फिल्म इंडस्ट्री में दिया है आपने। तो सर, ये इतने सालों के बाद, 6 डिकेड्स के बाद, आप एक्टिंग में और टीवी फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके के चेंजेस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरीके का इवोल्यूशन देख रहे हैं आप? सर ऐसा है कि हमारा वक्त भी जो था ना, बहुत पुराना वक्त नहीं था, हम्म। पर फिर भी क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी उस वक्त 1968 कह लीजिए, 65 के बाद, हम्म। तो इंडस्ट्री तो खैर उससे बहुत पुरानी, बहुत पहले से चली आ रही है हम्म। और चेंजेस उस वक्त भी काफी हो चुकी थी। हम्म। और आज तो खैर बहुत ही चेंजेस है, क्योंकि मेनली जो चेंजेस आई हैं वो है टेक्निकली। हम्म। टेक्निकली आज हम बहुत साउंड हैं, जबकि उस वक्त टेक्निकली हम इतने साउंड नहीं थे। हम्म। पर उस वक्त लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई फिल्म बनती थी तो जो डायरेक्टर होता है उसका कंट्रीब्यूशन ये होता था कि वो कैमरामैन को समझा देता था कि मुझे ये चाहिए। हम्म। ज्यादा जिम्मेवारी कैमरामैन की होती थी, क्योंकि उस वक्त आज के हिसाब से कोई ऐसा नहीं होता था जैसे अपने बैठ के आप मॉनिटर में बैठ के आप सब कुछ देख के भी कैसे फोकसिंग करने का, उस वक्त ऐसे कुछ नहीं होता था। और डायरेक्टर बताता था कि मुझे ये चाहिए, और जैसे जिम्मेवारी कैमरामैन की हो जाती थी कि उसने कितने से मतलब बड़ी से बढ़िया कैसे शॉट दे सकता है, हम्म। ये उसकी जिम्मेवारी होती थी। इस वजह से ज्यादा जिम्मेवारी उसकी होती थी, डायरेक्टर की कम हो जाती थी। वो बाद में देखते कि जो कैमरा मैन ने मुझे दिया है, जो मेरे जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वो ठीक आए या नहीं, वो चेक करते थे। क्योंकि उस वक्त होती थी, फिल्में बनती थी 35 mm पे, 16 mm पे। फिल्में तो खैर 35 mm पे बनती थी। मटेरियल की बड़ी कास्ट होती थी, और रिटेक का मतलब है कि मटेरियल का बहुत नुकसान होता, जबकि आज ये चीज नहीं है। इसका ये साफ जाहिर मतलब है कि आज टेक्निकली हम बहुत साउंड है, क्योंकि मटेरियल का इतना नुकसान नहीं होता, रॉ मटेरियल का इतना नुकसान नहीं होता। जबकि उस वक्त अगर आपका रिटेक करना पड़ता है या दोबारा से करना पड़ता है तो रॉ मटेरियल का बहुत नुकसान होता था, जिसकी कास्ट बढ़ जाती थी फिल्म की। पर आजकल वो नहीं है, क्योंकि टेक्निकली वी आर वेरी साउंड। अब जो डायरेक्टर है, जिम्मेवारी कैमरामैन से ज्यादा उसकी है, क्योंकि वो मॉनिटर बैठ के सब कुछ देखता है, उसको क्या चाहिए उसी हिसाब से वो शॉट लेता है। तो जो कैमरामैन है उसकी भी जिम्मेवारी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है, और डायरेक्टर की जिम्मेवारी सारी हो जाती है, क्योंकि उसी के कंटेंट्स हैं, उसी ने ट्रीटमेंट देना स्टोरी को। इस हिसाब से वो जो चाहता है, जैसा चाहता है
वो ले सकता है, हम्म, जबकि पहले उसको डिपेंड करना पड़ता था कैमरामैन पे। हम्म, पर मेहनत उनकी बहुत होती थी, चीजें बहुत निकल के आती थी क्योंकि लगन बहुत ज्यादा होती थी। पर आज उस हिसाब से टेक्निकली हम साउंड हैं, पर लगन जो है वो मिसिंग है। रीजन बीइंग, अब देखिए जैसे अब हम बड़े बड़े सीरियल्स की रिकॉर्डिंग चलती है, बहुत अच्छा काम होता है, टेक्निकली बड़े साउंड है, और लाइटिंग ले लीजिए, वैसे प्रोडक्शन वैल्यू ले लीजिए, बहुत अच्छी है। पर उसमें क्या होता है कि डायरेक्टर अपना काम करके चला जाता है, जो जिस चीज को माइंड में रख के उसको उसने ट्रीटमेंट दिया स्टोरी को, एडिटिंग के वक्त वो वहां पर होता ही नहीं है। अब उसमें क्या होता है सर कि एडिटिंग कहीं और हो रही है, डायरेक्टर अपना काम करता जा रहा है, रिकॉर्ड करता जा रहा है और कैसेट भेजता जा रहा है, एडिटिंग कहीं और हो रही है। अब डायरेक्टर ने एक पर्टिकुलर शॉट क्यों लिया, कैसे लिया, वो क्या ट्रीटमेंट देना चाहता था, जो वो एडिटिंग टीम बैठी हुई है उसको तो नहीं पता ना, वो अपने हिसाब से एडिट कर रहे हैं, तो अलग काम चल रहा है। इस वजह से जो एक क्वालिटी होती है, जो कंटेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सफर जरूर करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्टर का टच नहीं होता। जो वो चाहता है, जिस जो ट्रीटमेंट स्टोरी को देना चाहता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो जाता है। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है आजकल, क्योंकि मैंने खुद भी कई प्रोडक्शन से काम किया है, और मैं डायरेक्टर्स को असिस्ट भी करता था, सब कुछ करता था, क्योंकि थोड़ा सा मैं जब इन्वॉल्व रहता हूँ तो पूरी तरह इन्वॉल्व होता हूँ, और बहुत सारी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं, मेरा उसमें इंटरेस्ट रहता है, और मैं देखता रहता हूँ, करते भी रहता हूँ। तो मेरे वक्त भी क्या होता था कि डायरेक्टर ने किया, वो अपना चला गया, पीछे बैठ के मैं एडिटिंग करवा रहा हूँ, या तो मुझे पता हो डायरेक्टर के माइंड का भी, उसने जो पर्टिकुलर शॉट लिया है, जो कंटेंट्स को क्या सोच के लिए, तो उसकी वजह से उसके तरीके से मैं बैठ के एडिट नहीं कराऊं, या वो खुद बैठे, पर वो क्योंकि खुद होता नहीं, मेरा हो सकता है कि सोचने का ढंग थोड़ा सा अलग हो जाए, तो मैं उसको अपने ढंग से एडिट कर दूंगा। तो क्या होता है कि जो असली जो एक ट्रीटमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है। टेक्निकली वी आर वेरी साउंड, देयर इज नो डाउट एट ऑल, और काम भी बड़ा बड़ा फास्ट होता है। पुराने जमाने में काम इतना फास्ट नहीं होता था, एक एक सीन को करने के लिए सारा सारा दिन लग जाता था, पर उसमें जो क्वालिटी आती थी, वो क्वालिटी आज मिसिंग है, वो ट्रीटमेंट आज मिसिंग है। जो डायरेक्टर रियल चाहता है, वो डायरेक्टर उसको अपना दे नहीं पाता, कि उसको क्या क्या चाहिए वो निकाल नहीं पाता। पुराने जमाने में एक कहावत है कि राज कपूर जी जब एडिटिंग करते थे, एक पुरानी कहावत थी, फिल्म्स आर मेड ऑन एडिटिंग टेबल। तो पुराने वक्त के जो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, वो खुद बैठा करते थे एडिटिंग के ऊपर, खुद सामने बैठ के एडिटिंग करवाते थे। जो डायरेक्टर होता था खुद बैठता था, खुद बैठ के एडिटिंग करवाता था, कि जो मैं चाहता हूँ वो चीज उससे निकल के आए। पर आजकल डायरेक्टर कोई और होता है, असिस्टेंट बैठ के उसको एडिटिंग करवाते हैं, तो सर वो चीज कहाँ आएगी? तो कहीं ना कहीं चीज से उसको नुकसान होगा ना ट्रीटमेंट में, स्टोरी में। पर आज भी अगर जो अच्छा डायरेक्टर होगा, वो खुद बैठ के एडिटिंग करवाएगा, क्योंकि उसको ही पता है कि वो क्या चाहता है स्टोरी में से। पर क्योंकि काम बड़ा फास्ट है, लोग फटाफट काम करना चाहते हैं, मतलब स्पीड बड़ी ज्यादा है, और जल्दी से जल्दी नई नई चीजें बनाना चाहते हैं, उसमें ये चीजें मार खा जाती, कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो वो चीजें आजकल थोड़ी सी मिसिंग है सर, ये एक मेजर डिफरेंस है। स्पीड बहुत ज्यादा है, और लगन उसमें कहीं ना कहीं मार खा जाती है, कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि टेक्निकली वी आर साउंड, पर उस टेक्निकल जो प्रोग्रेस है, उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे उस लिहाज से। पर इसके लिए उनका उसी लगन से काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम टेक्निकली साउंड हैं, तो वही कंट्रीब्यूशन, वही लगन से अगर हम करेंगे काम, तो चीजें और बेहतर होगी। ये एक थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है पहले वक्त में, आज के वक्त में। हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग आज के ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे
शाहरुख खान, सुरेंद्र पाल जी, राजू खेर जी, बनवारी जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिन्होंने आपके साथ काम किया। अलका अमीन जी ने, कईयों को आपने कास्ट भी किया है। तो आज आप जब इन लोगों को देखते हैं और वो पुराने दिनों की जब याद आती है, तो आपको कैसा लगता है, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जिससे कि हमें कुछ जानने को भी मिले कि तब के दौर में और आज के दौर में? सर, शूटिंग के दौरान जब हम काम करते हैं, कई इंसिडेंट होते रहते हैं, बहुत कहानियां भी बनती हैं, सब कुछ हम्म। होता रहता है। पर हमारे वक्त में सर ज्यादा ध्यान हमारा काम की तरफ लगा, क्योंकि मेरी जो इन्वायरमेंट होती थी हम्म। एज एन एक्टर ही नहीं होती थी। हम्म। क्योंकि बेसिकली तो मैं मतलब के एक्टिंग को लेके ही चला था। जो मैंने हम्म। जब 1968 में स्टेज की शुरुआत की थी, हम्म। तो मोटो तो मेरा वही था। पर कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि शायद जिनके साथ मैं काम करता था उनके विश्वास की वजह से हम्म। उनको मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास था, या इस वजह से क्योंकि मैं बैक स्टेज भी काम करता रहता था, हम्म। उसकी नॉलेज भी मुझे थी। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसमें इन्वॉल्व किया। हम्म। जहां मैं अगर एक्टिंग के लिए भी गया, तो उस तरफ भी मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, हम्म। प्रोडक्शन साइड की तरफ। तो आगे क्या हुआ, जब आगे चीज बढ़ी, तो मेरा जो एक्टिंग का था वो एक साइड पे रह गया, प्रोडक्शन का ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ऊपर प्रोडक्शन के लिए डिपेंड करने लगे, मुझे हम्म। उसमें इन्वॉल्व करने लगे। हम्म। अब उसमें मेरा क्या होता था कि मैं प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, साथ में रोल भी कर रहा हूँ। हम्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बहुत बार ऐसा होता था कि जब बाई चांस एक आर्टिस्ट मिसिंग या किसी वजह से नहीं कर पा रहा, तो मुझे कह दिया था, यार तू आ जा। हम्म। एक बार ऐसे हुआ, हम मर्यादा सीरियल कर रहे थे, और हम्म। रमनेश मदनपुरी जी के बेटे, हम्म। हम्म। वो एक सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे, मर्यादा। हम्म। उसमें एक आर्टिस्ट था जिसने पुलिस ऑफिसर का रोल किया। हम्म। पर जब जब नेक्स्ट शेड्यूल पे जो उसने आना था, वो बैकआउट कर गया, आया नहीं। उसको हमने बड़ा फोन किया, नहीं आया वो। तो नेचुरली सारा सेटअप लगा हुआ था, और हम आर्टिस्ट तो हमें चाहिए था, और वो नहीं आया तो बड़ा नुकसान हो रहा था उस दिन। तो मुझे कहा गया भी आप ऐसा करो कि नया आर्टिस्ट लेके आओ। तो मैं जैसे ही चला, अपना स्कूटर उठाया कि मैं देखता हूँ किसी को कांटेक्ट करता हूँ, तो मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा, काला छोड़ो, इधर आना, तो वर्दी पहनो। मैंने वर्दी पहन ली, और आप बिलीव करोगे, वहां बैठ के मुझसे वो रोल कराएगा। और जितना पोर्शन 2 दिन में पहले शूट हो चुका था, दोबारा फिर से वो रिपीट किया गया, और सारा का सारा मैंने किया, और एंड तक मैं वो रोल किया मैंने पे। हम्म। 10 एपिसोड थे, 10 एपिसोड में मिलकर 4-5 एपिसोड तो मेरे होंगे। हम्म। अब उसमें क्या हो गया सर, इधर मैं प्रोडक्शन का काम भी कर रहा हूँ, इधर पे जब भी मेरा करेक्टर है, मुझे बुलाया जाता, कालो को बुलाओ, उसका सीन है, मैं जाके फटाफट सीन लग जाता था जाके। अब उसे क्या होता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं तो सफर करेगी। आफ्टर ऑल, जब आप एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। हम्म। जो दूसरे आर्टिस्ट नॉर्मली जो बैठे होते हैं, जैसे प्रिपेयर करते हैं, मुझे वो प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता था। हम्म। लेने दी, फटो लेने पड़ी, और क्या कहते हैं, जाके शॉट दे के आ गए। हम्म। तो ये मेरी एक हैबिट बन गई थी। हम्म। यहाँ तक कि बहुत सारे पहले तो मुझे रोल ही नहीं दिया करते, सिर्फ प्रोडक्शन ही करता था। हम्म। पर कई जगह जगह जब इमरजेंसी में मुझे रोल करने पड़े, तो उनको ये भी पता लगे कि मेन इंटरेस्ट इसका एक्टिंग है, तो मुझे रोल दिए गए, बड़े अच्छे रोल दिए गए। हम्म। पर प्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट मेरी वैसे की वैसे रही। हम्म। अब मुझे उसमें डबल काम करना पड़ता था, प्रोडक्शन के लिए भी भाग रहा हूँ, रोल भी कर रहा हूँ। तो एक डबल जिम्मेवारी हो जाती थी, पर ईश्वर ने वो शक्ति दी कि मैं निभा पाया। पर उससे ये मुझे फायदा जरूर हुआ कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक मल्टीपल नॉलेज मुझे हो गई इस फील्ड हम्म। में। अब वो फर्क क्या रहा सर, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट आता है, जो सिर्फ एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, ही इज टेकन एज एन आर्टिस्ट ओनली। हम्म। अब मेरा ये या तक जो मुझे लेता था, प्रोडक्शन के लिए लेता था। हम्म। अब प्रोडक्शन में मुझे कास्टिंग का भी हो जाता था, भाई कास्टिंग भी करवा रहा हूँ, जितनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है पूरा का पूरा कर दिया। उनको ये पता था एक्टर भी अगर जरूरत पड़ी तो इससे एक्टिंग भी करवा लेंगे। हम्म। उससे क्या होता था कि जहां कैरेक्टर की जरूरत पड़ी, तो मुझे रोल भी दे दिया। हम्म। अब रोल कर रहा हूं, पर जो एक आर्ट एज एन आर्टिस्ट जो एक अचीवमेंट होनी चाहिए आदमी की, हम्म। वो मेरी नहीं हो पाई, सिर्फ इसी वजह से। हम्म। पर मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्यों, फील्ड में काम के लिहाज से मेरी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। हम्म। अब ये था कि जो सिर्फ एक्टिंग के लिए जाएगा तो सिर्फ एक्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। पर हम्म। क्योंकि मेरे अंदर कोई मल्टीपल नॉलेज थी, उनको पता था कि सब कुछ जानता है, प्रोडक्शन भी है, कास्टिंग भी है, हम्म। सारा कुछ मैनेज भी करेगा, और रोल की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेगा। हम्म। और फिर मुझे कई बार स्पेशली कास्ट भी किया जाता था, हम्म। मैं रोल भी करता था और वो भी करता था। हम्म। पर जो एक आदमी एस्टेब्लिश करता अपने आप को एज एन एक्टर, हम्म। वो मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पाया। पर मुझे इसका कोई गम नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं एक्टिंग भी करता रहा हूँ, साथ साथ दूसरी चीजें भी की हैं, और एक लोगों का
विश्वास जो है ना मैं बना पाया था, जिसकी वजह से मुझे प्रेफर करते थे, चल यार तू आ जा। तो उनको पता है ये डायरेक्शन में भी आ जाएगा, एडिटिंग भी बैठ के करवा देगा, प्रोडक्शन भी हैंडल कर लेगा, और जहां जरूरत पड़ी एज एन आर्टिस्ट भी काम कर लेगा। ऑलराउंडर थे आप। मेरे लिए इस वजह से मुझे एक मौका थोड़ा ज्यादा मिलता था, जिसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अदरवाइज अगर सिर्फ एक्टिंग में रहता तो अब कंपटीशन बहुत है। मैं अपने आप को इतना बढ़िया एक्टर भी नहीं कहता, भी लोग मुझे नाम सब कालरा को बुलाओ जो वो ये रोल करेगा, मैं कोई इतना बढ़िया एक्टर भी नहीं रहा और मैं कहता भी नहीं हूँ। एक सिंपल आर्टिस्ट जो ड्रामा करता मैं वैसा रहा हूँ, और उससे पर इस वजह से मुझे मौके अच्छे मिलते रहे, जिसकी वजह से मैं, एक एग्जाम्पल है, जैसे एक सीरियल था जिंदगी जिंदगी, ये विंग कमांडर बेदी थे जिनके साथ मैंने किया था, और इसमें एक डॉक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, और मुझे ये नहीं पता था कि उसके पीछे की स्टोरी क्या चल रही है। बेदी साहब ने शायद ये डिसाइड किया था कि ये कैरेक्टर कालरा करेगा, मुझे इस चीज का पता नहीं था। जबकि जो दूसरे आर्टिस्ट थे वो काफी लोग बॉम्बे से इन्वॉल्व थे उसमें, ब्रिजेश सानी जी भी थे, अनिल दहन थे, और भी काफी सारे कास्ट थे। तो वो ये कहते थे यार ये किसको, ये शायद मैंने पिछली स्टोरी में बताया था भी, ये किसको कास्ट कर, क्योंकि मेरा छोटा सा कद, ना कोई शक्ल सूरत, जैसे सिंपल होता है, तो ओनर का जी ने यही करेगा, मुझे नहीं पता था किसी स्टोरी का। और अल्टीमेटली वो कैरेक्टर मैंने किया प्रोडक्शन के साथ। मैं सारी सारी रात स्कूटर लेके भागता भी था, और जब मेरा रोल आता था मैं रोल भी करता था। और वो सीरियल, मतलब मैं अपना कह सकता हूँ मेरी वो लाइफ टाइम की अचीवमेंट है। जब वो सीरियल टेलीकास्ट हुआ, जब रामायण का टेलीकास्ट शुरू हुआ था उसके साथ साथ ये सीरियल का भी टेलीकास्ट शुरू हुआ था, और मतलब कि काफी तारीफ हुई मेरे कैरेक्टर की, जो मुझे यकीन नहीं हुआ। इवन के बॉम्बे के लोगों ने मुझे ये फोन करके कहा, अनिल दहन जी के ये वर्ड थे कि यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम है। मैं कहा क्या हुआ? कहते तूने इतना बढ़िया कैरेक्टर किया, नेक्स्ट सीरियल में कौन सा रोल कर रहा? मैं नेक्स्ट सीरियल में कर ही नहीं रहा, मुझे दिया ही नहीं बेदी साहब ने रोल। ये उस वक्त की बात है, और वाकई मुझे नहीं दिया था रोल उसने। पर अब देखे ना कि जो कैरेक्टर मैंने किया उसकी इतनी तारीफ हुई। आप, जिम्मेवारी मेरे अंदर बहुत, मेरे ऊपर बहुत थी, प्रोडक्शन भी हैंडल कर रहा था, सारी सारी रात स्कूटर भी भागता था, कास्ट भी कलेक्ट करता था, कास्टिंग भी करता था, सब कर रहा था, उसके साथ रोल भी कर रहा था, और उसके बावजूद भी रोल अच्छा गया। और दूरदर्शन वालों ने भी बड़ी तारीफ की। वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया सीरियल था जिसमें मुझे मौका, वो उसकी थोड़े बहुत तो वो मेरे पास हैं भी सही, फिल्म से है भी सही। एंड शशि पुरी जी थे जिन्होंने कर्मा में दिलीप कुमार जी की बेटे का रोल किया था, वो इसमें मेरे छोटे डॉक्टर बने हुए थे। उस वक्त ही वॉज वेरी पॉपुलर। सादिया दहलवी जी थी जो मेरी नर्स बनी थी, जो कि एक मैगजीन के एडिटर थी, सुषमा मैगजीन होती थी ना, उनके एडिटर थे, उनकी मैगजीन थी वो। तो आज अब तो नहीं है बेचारी, इस दुनिया में चली गई हैं, बट शी वॉज ए ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। तो वो उसमें मेरी नर्स बनी थी, मेरा एक मेजर रोल था। अगर आज वो सीरियल होता तो मैं आपको दिखाता, पर कुछ ग्लिम्सेस मेरे पास उसके हैं कि जो मैं खुद को यकीन नहीं करता। जब मैं देखता हूँ अपनी शक्ल, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आता कि यार ये मैंने किया है ये करेक्टर, मुझे खुद को यकीन नहीं आता। पर हुआ, अच्छा हुआ, और मेरी मेहनत रंग लाई थी। बेदी साहब भी मेरे से बहुत खुश थे। और उसके बाद मुझे फायदा ये हुआ कि जब भी बेदी साहब को सीरियल या टेलीविजन करते थे, मेरा करेक्टर जरूर डालते थे उसमें। चाहे मैं प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी संभालता था, कास्टिंग भी करवाता था, पर रोल भी मेरा जरूर होता था। उससे मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती, ये था। पर ऊपर वाले ने शक्ति दी, चलता रहा, और मैं इससे बहुत कुछ सीखा। इस वजह से मुझे इस चीज का कोई भी गम नहीं है भाई मैं एज एन एक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। क्योंकि मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मुझे इस फील्ड ने एज एन एक्टर, डायरेक्शन में भी मेरी कंट्रीब्यूशन जाता था, और कहीं कहीं मैं लिखता भी था, और जो स्क्रिप्ट आती थी उसमें सजेशन भी देता था, ये इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं काम आता था। और एडिटिंग भी बैठ के करवाता था। एडिटिंग हालांकि मेरा काम नहीं था, पर मैं बैठ के करवाता था, वो मेरा इंटरेस्ट होता, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इससे मुझे बहुत वाइड एक्सपीरियंस हुआ इस फील्ड का। और इस वास्ते जो आज भी लोग मुझे बुलाते हैं तो 10 प्रकार की मेरे से एडवाइजेस लेते हैं। कास्टिंग में भी कोई आर्टिस्ट अच्छा हो, भाई एडिटिंग का है कुछ, हर चीज का मैं अगले को एडवाइस कर सकता हूँ, भाई ऐसे होना चाहिए, करे ना करे उनकी मर्जी है, पर मदद हो जाती है। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर हम यह भी जानना चाहते थे कि आज की डेट में जो स्टार्स हैं, कभी आपके साथ उन्होंने जूनियर के रूप में काम किया है? जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे अभी, तो उन लोगों को जब जब वे लोग आपके साथ काम कर रहे थे, तब आपने उन लोगों को देख के कभी सोचा था कि आज इस तरीके से वो मेन स्ट्रीम के पार्ट बनेंगे, इतना नाम होगा? उस समय इन लोगों का कैसा बिहेव था, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ऐसा है कि वक्त का किसी को कुछ पता नहीं होता, रियली।
और ये करोड़ों में ऐसा होता है कि एक आदमी जिसके साथ आपने काम किया हो या आपके साथ काम किया, तो मैं यही कहूंगा कि हमने उनके साथ काम किया। पर वो वक्त ऐसा था जब आर्टिस्ट आते थे, और मैं प्रोडक्शन, क्योंकि मोस्टली सीरियल्स का, टेलीविजन का मैं प्रोडक्शन हेड रहा हूँ, तो उसमें आर्टिस्ट आते थे, हम कास्ट भी करते थे, बुलाते भी थे, हमारा सजेशन भी चलता था, और उसमें बाय चांस बहुत सारे कुछ निकल के हुए। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल शाहरुख खान जी का है। अब ही वॉज ए वेरी डाउन टू अर्थ मैन, वेरी नॉर्मल मैन। उस वक्त हमें मतलब का ख्वाब ख्याल भी नहीं था कि एक दिन ये इतना अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, और उन्होंने मेहनत की, रंग लाई। पर इस चीज का हमें प्राउड है, और आज हम कहते हैं कि हमने उनके साथ काम किया, इसी वजह से कहते हैं ना। पर ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, नो। मुझे ये कहना है कि मैंने उनके साथ काम किया, बिकॉज आई फील प्राउड कि जो आदमी इतने मुकाम पे पहुंचा है, तो उसका नाम हम प्राउड से लेते हैं कि मैंने इनके साथ काम किया। तो वो फर्क पड़ता है। पर अब वो हमें किस एंगल से लेते हैं, ये तभी हो सकता है कि अगर हम उनसे कभी मिले जाके, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी भी होती थी, नौकरी भी करनी है, ये काम भी करने हैं, और बॉम्बे जाने का मेरा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं कमर्शियल काम कर नहीं सकता था। ना मैं फिल्मों में जा सकता था, ना मैं उस वक्त कुछ ये जो अपने एड्स वगैरह कर सकता था, कुछ नहीं कर, सिर्फ आर्टिस्टिक काम कर सकता था। इससे वो मेरा इंटरेस्ट ये नहीं होता था कि यार चलो भाई मैं किसी को मिल लूं या मुझे इसमें काम मिल जाए, क्योंकि काम तो मेरे पास प्रोडक्शन का होता ही था, उसमें मैं रोल भी कर लेता था। इस वजह से कभी दिमाग में आता नहीं था कि मैं जो मेरे थ्रू गए हैं या जो आगे बढ़ चुके हैं, मैं जाकर उनको कभी अप्रोच करूं। और वैसे भी मैं थोड़ा हेजिटेंट आदमी हूँ, वो मेरे से नॉर्मल होता नहीं है तो सर कि उस मैं किसी समय से जाके शाहरुख कहूँ। खान जी का बिहेव कैसा था? उस समय वो कैसे बिहेव करते थे? वेरी नॉर्मल मैन, हम्म वेरी डाउन टू अर्थ, हम्म सिंपल। हम्म कोई उसमें ऐसा ईगो, क्या वो ईगो तो होनी नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, उसको खुद को नहीं पता था कि मैं क्या होने जा रहा हूँ। हम्म बट काम करने में बहुत माहिर, हम्म बड़ा सॉफ्ट, हंसी मजाक भी चलता रहता था। हम्म और हम जैसे औरों को बुलाते हैं, यार ये क्या कर रहा है, यार वो क्या कर रहा है, ऐसी बातें भी चलती थी। हम्म उसको तो नहीं पता था ना सर, पर आज तो हम उसको नहीं कह सकते ना ऐसे। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर ये हम नहीं मिले या मौके का फायदा नहीं उठाया, तो ये हमारी मिस्टेक है। हो सकता है मैं कभी अगर जाके मिलता, तो जैसे और आर्टिस्टों के साथ उनको काफी इज्जत दी, जो भी जाके मिला, जो मुझे सुनने में आया, तो काफी रिस्पेक्ट से मिले हमेशा। और ये एक बड़ी अच्छी बात है। जी और मैं कभी, क्योंकि ऐसा मौके का मैंने फायदा उठाया नहीं, मैं क्या नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होता है या मेरी मदद कर पाते। पर हाँ है, अगर मैं कोशिश करता तो शायद मुझे उसका कुछ ना कुछ फायदा होता था। ऐसे ही हमारे यशपाल शर्मा जी हैं, इनके साथ मैंने एहसास टेलीफिल्म की थी पहले, उसको ये नए नए आए थे, तो शायद मैंने पिछली बार भी बताया था। तो उसमें इन्होंने मेरे साथ काम किया, उस वक्त ये अभी नए नए थे। तो विंग कमांडर बेदी सीरियल्स उसको बहुत बनाते थे। मैं एक बड़ा सीरियल समुंदर भी करके आया था, ये नोएडा से, अपना बॉम्बे और गोवा से करीब 2 महीने में रह के आए थे। तो उसके बाद आदर्श सीरियल बना रहे थे, तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ माई कुछ ऑफिस की लिमिटेशन थी, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं वो नहीं कर पाया। तो मुझे कहने का कॉल रहा है कि मुझे एक लड़का चाहिए जो फौजी लगे। तो मैंने इनका, यशपाल जी का नाम, इनको मैंने फोन किया, और मैंने कहा भी आप जाके बेदी साहब से मिल लो। और क्योंकि मैंने भेजा था, मैंने बताया था उनको, तो बेदी साहब ने उसको कास्ट किया, और सीरियल का नाम था आदर्श। तो इन्होंने जाके शूटिंग की, और 10 के 10 एपिसोड में ही वॉज फौजी। बड़ा अच्छा रोल किया उन्होंने। वो शायद यूट्यूब में पता नहीं है या नहीं, पर 10 एपिसोड की स्टोरी थी, सब आर्मी को करती। पर मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं, ना मेरी कभी कोई बात है। हालांकि पीछे मैंने कोशिश की, उनका नंबर लिया, कि मैं क्या एहसास जिसमें हमने इकट्ठे काम किया था, उसकी कुछ मैं फोटो शेयर करूंगा, तो शायद उनको मेरी याद आ जाए। पर फिर भी मैंने कुछ किया नहीं है। तो ऐसा कोई मौके का मैंने फायदा उठाया नहीं, क्योंकि वो फिर मेरी गलती है। अगर मैं कोशिश करूंगा तभी मैं कह सकता हूँ हाँ भी उन्होंने मेरा साथ दिया या नहीं दिया, या मेरा कोई फायदा है। जब मैंने खुद ही अप्रोच नहीं किया, तो मैं दूसरे को कह सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अब खैर बड़े बड़े लोग हैं, सर नाम लेना अच्छा नहीं लगता, पर काफी लोगों के साथ काम किया। सर आपके साथ नीना राजेश पुरी गुप्ता जी है, ने भी नीना काम गुप्ता, किया नीना है। गुप्ता जी तो खैर हमारे साथ स्टेज पे थी। जी पर हाँ, एक बार फिल्म फेस्टिवल हो रहा था इसमें सिटी फोर्ट पे, मैं गया था वहां पर, तो इनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे ढंग से बात की। आई जस्ट कुड नॉट बिलीव। हालचाल पूछा, जो थिएटर में इकट्ठे कर सबका हालचाल पूछा। मेरे पास आज भी वो मैगजीन पड़ी है, क्योंकि हमारे थिएटर ग्रुप में ही थी नीना गुप्ता शुरुआत में। तो उसके बाद तो बॉम्बे में जाके बाद में एस्टेब्लिश हुए, पर काम तो इकट्ठे हमने किया ही हुआ है। पर आपके साथ गया अलका नहीं। जी ने भी काम किया, विनीता जी ने भी अलका काम मीन किया। जी के साथ काफी काम किया है, क्योंकि जो प्रोडक्शन मैंने हैंडल की थी, उनमें भी कई प्रोडक्शन में काम किया है। और जो दिल दरिया था, इसमें तो खैर
बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इनका, अलका जी का। मेरी बिटिया का रोल कर रही थी। शाहरुख जी की उसमें मतलब के शादी होती है स्टोरी में। एंड पूरी स्टोरी अगर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, बड़ी सेंटिमेंटल, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। और अलका जी ने इसमें बहुत सुंदर काम किया था। मतलब भूलता नहीं है वो काम, जो पुराने समय के जो सीरियल्स बने हैं वो भूलते नहीं है कभी भी। अगर आज भी उनको देखो तो दिल करता है कि यार एक बार दोबारा से देखो, बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। कैसे किया होगा ये। तो बहुत फर्क है सर आजकल के सीरियल्स में। आजकल के सीरियल में ग्लैमर ज्यादा है, पर वो जो एक थीम वाइज कुछ होना चाहिए वो थोड़ी सी मिसिंग होती है सर। ग्लैमर ज्यादा है। उस वक्त के सीरियल में ग्लैमर नहीं होता था, कंटेंट्स होते थे, स्टोरी होती थी, पर्पस होता था। आजकल वो थोड़ी सी चीजें मार खा रही है। बिकॉज स्पीड, हर आदमी को स्पीड चाहिए, जल्दी जल्दी काम चाहिए, क्योंकि मल्टीपल करना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप नहीं बनाओगे तो मार खा जाओगे। इस वजह से आपको बनाना करना ही करना है। उसमें उनकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई और स्पीड में बहुत सारी चीजें मार खा। सर आपने जैसा बताया कि पहले के जो कंटेंट होते थे काफी स्ट्रांग होते थे, स्टोरी होता था, मैसेज होता था, पर्पस होता था। आजकल की फिल्मों में या जो हम टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं, अननेसेसरी वॉयलेंस, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या ऐसा समझा जाए कि अब स्टोरी जो आ रही है, जो स्क्रिप्ट्स जो आ रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं, उनमें कमी है, राइटर्स अच्छे नहीं है? सर देखिए, इसकी मेन वजह है जो एक डिवोशन होती है ना आदमी की, हम्म लगन जिसको कहते हैं, फिर वही चीज आ जाती है। पुराने जमाने में ज्यादा हुआ करती थी, जब कई कई साल तो स्क्रिप्ट के ऊपर काम चलता था, और उसमें डायरेक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर सब के सब बैठते थे भाई स्टोरी के कंटेंट्स क्या है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक देना तो किस ढंग से किस टाइप का हीरो है, कि किस टाइप का, अगर शम्मी कपूर है या राज कपूर है या देवानंद है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं म्यूजिक डाला जाता था। उसी हिसाब से जो सिंगर होता था अपना गाने गाता था, आवाज देता था। तो अगर देवानंद है, अगर रफी जी गा रहे हैं तो देवानंद के हिसाब से उनके जो उसके जिस जैसा उसका चलना फिरना और जो एक्टिविटी उसके हिसाब से करता। अगर राज कपूर है तो डिफरेंट ऐसे ही हुआ। तो पूरा लगन से आजकल वो चीजें नहीं है, मिसिंग है सारी चीजें। तो सब के सब मिलके उस जिसके ऊपर काम करते थे। कंटेंट्स, जो एक एक शब्द जो है ना गाने में आपकी समझ में आता था। जो पुराने गाने आप कोई भी ले लीजिए, उनमें मिठास भी है। जब आप सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि वो गाना, जो गाने सिंगर क्या बोल रहा है, उसके बोल क्या है। आजकल के गानों का बोल का पता लगता है क्या? कुछ नहीं पता लगता कि सिंगर क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। स्टोरी में सिर्फ मार धाड़ है। आधे से ज्यादा फिल्में तो मार धाड़ होती है, स्टोरी होती नहीं है, और उसी मार धाड़ में स्टोरी खत्म हो जाती है। एक्टर को, जो हीरो है, उसको कुछ करने का मौका होता ही नहीं। क्यों? आधी फिल्म तो उसी में खत्म होगी, कुछ वो अपने गाने वाने में चले गए, जो रोमांटिक सीन करने में हो गए, बाकी मार धाड़ में चले गए, स्टोरी तो है ही नहीं कहीं। उसी में सारी पिक्चर खत्म हो गई। आप जब आप बाहर निकलते हो, स्टोरी देखते हो, आप सोचते हो यार ये मैंने क्या देख के आया हूँ। कुछ पता ही नहीं लगा वो क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कुछ समझ ही नहीं आया। पर पुराने जमाने में ऐसी चीज नहीं थी। वहां स्टोरी होती थी, कंटेंट्स होते थे, म्यूजिक होता था। एक एक कई लोग तो सिर्फ गाना सुनने के लिए ही जाके फिल्में देखते थे, इतने सुंदर गाने होते थे। और उसका रिजल्ट, नतीजा ये भी देख सकते हो कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, पुराने गानों को उतना ही लाइक करती है जितना हम पुराने लोग लाइक करते हैं। आप देखेंगे जो रीमेक होते हैं, जितने भी ये टीवी पे कुछ लाइव प्रोग्राम गाने आते गाने हैं, पर। वो पुराने गानों को इस्तेमाल करके उनके ऊपर अपने डांसिंग स्टेप भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। पर आजकल के जो इनको देख के कोई आप फॉलो करता है? पुराने जमाने के गानों को, म्यूजिक को, प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, पर आजकल के उनको कोई फॉलो नहीं करता है। उनसे कुछ सीखता नहीं है, पर पुरानी चीजों से वो सीखते हैं। वो उनके स्टेपिंग कैसे होनी चाहिए, आवाज कैसे निकालते हैं। आप जितने भी लाइव प्रोग्राम आते हैं देखो, जब बच्चे गाते हैं, पुराने जो गाने गाते हैं, उनका मजा ही कुछ और होता है। आप खुद उसको सुन के मजा लेते हो। और आजकल के गाने मतलब कि एक बार सुना उसके बाद सुनता ही नहीं है कोई। पुराने गाने आप जो गा रहा है उसका नाम भी बता दोगे, ये रफी जी गा रहे हैं या मुकेश जी गा रहे हैं, पर आजकल के वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप। आवाज से आपको पता नहीं लगता कौन गा रहा है, वाकिफ ही नहीं है उनके नामों से। पर पुराने सिंगर्स के नाम आज तक लोग जानते हैं, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम आज तक लोग जानते हैं, जबकि आजकल के लोगों को आजकल के लोग ही नहीं जानते। नहीं जानते, बिल्कुल ये सही कहा बिगेस्ट आपने। प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लगन, वो मिठास, वो चीज उनमें नहीं है, वो मिसिंग है। वो स्वीटनेस नहीं है आजकल के गानों में, और ना ही कंटेंट्स और ना ही स्टोरी में। स्टोरीज पे काम होता था, आजकल स्टोरीज पे काम नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ है नहीं। आधी पिक्चर तो मार धाड़ी में चली जाएगी, ठाटा मारा, एक हाथ मार रहे हैं, वो हीरो कहाँ जाके गिरता है, विलन कहाँ जाके गिरता है,
वो टेक्निकली तो साउंड है, पर अगर बिल्कुल। उससे जो टेक्निकली जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई, अगर उसको एक कंटेंट्स के साथ अच्छा मिला के चले तो शायद चीज और अच्छी निकले। हो हाँ। सकता है आने वाले टाइम में शायद कुछ लोग समझ जाएं, जब आगे चीजें नहीं चलेंगी, हम्म, चीजें फेल हो जाएंगी, तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा ना कि कहाँ बिल्कुल। आजकल की इंडस्ट्री मार खा रही है, बिल्कुल। क्यों चीजें फ्लॉप हो रही है, फिल्में क्यों हम्म, फ्लॉप हो रही है। इसलिए अगर कंटेंट नहीं होते तो म्यूजिक होता था, अगर सपोज कंटेंट पे स्टोरी नहीं चली तो म्यूजिक पे चल रही है, हम्म, लोग गाना देखने के लिए जा रहे हैं, हम्म, पिक्चर देखने के लिए। आजकल तो ना गाने के लिए जाते हैं ना कंटेंट्स के लिए जाते हैं। मुझे खुद सालों हो जाते हैं थिएटर में गए हुए पिक्चर देखते हुए, मन ही नहीं करता जाने का। हम्म, पर पहले के वक्त होता था, हम गानों के लिए जाते थे देखने के लिए, बिल्कुल। और आज की जनरेशन भी उन गानों को उतना ही लाइक करती है जितना हम लाइक करते हैं, और ये एक बिल्कुल। सच्चाई है। हम्म, ये क्यों है? इसी वजह से है ना, कोई रीजन तो होगा उसका। रियल। ये आजकल की जनरेशन इस चीज को रियलाइज नहीं, क्योंकि आजकल ग्लैमर ज्यादा है। हम्म, लोग जो भागते हैं ग्लैमर के पीछे ज्यादा भागते हैं, कंटेंट्स के पीछे नहीं है। हम्म, जो रियल वर्क करना चाहते हैं, पिछले जमाने में बताइए सर, जितने बड़े आर्टिस्ट थे, हम्म, क्या उन्होंने कहीं से सीखा था? हम्म, उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे। हम्म, जब ये पुराने जमाने के एक्टर थे, सेट पे ही सीखा, मेहनत से ही सीखा उन्होंने। हम्म, आज उसके बाद तो बहुत सारी फैसिलिटीज चला दो, और आज का तो जगह जगह इंस्टीट्यूट फैले हुए हैं जहां आप सीख सकते हैं। हम्म, पर सीखता उनमें से कुछ नहीं है कोई भी। ये प्रैक्टिकल, जब तक आपके अंदर से कोई चीज नहीं आएगी, हम्म, वो सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज बिल्कुल। आपके अंदर से होनी चाहिए, जो लगन है, जो मेहनत है, वो आपके अंदर भरपूर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से आजकल के बच्चे ज्यादा कंपटीशन में ठहर नहीं पाते, क्योंकि अंदर हम्म, वो विल पावर नहीं है, बिल्कुल। पेशेंस नहीं है, हम्म, जो पुराने जमाने में हुआ करती है। हम्म, दैट इज मिसिंग। तरक्की जरूर है, टेक्निकली साउंड है, सब कुछ है, हम्म, पर वो लगन और वो मेहनत नहीं है, जिसकी हम्म, वजह से चीजें वो क्वालिटी जो आनी चाहिए, जो वो नहीं हो होनी रही। चाहिए, वो नहीं हो पाती है। सर, आपने पर्दे पर भी काम किया, पर्दे के पीछे भी काम किया। तो आप ये बताइए कि आज अगर आपको मूवी वगैरह डायरेक्ट करना हो, सीरियल आज की डेट में अगर आप एज ए डायरेक्टर करें, तो किस तरीके की मूवीज आप या स्टोरी बनाना पसंद करेंगे, सीरियल बनाना? जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि जी फैमिली ओरिएंटेड सीरियल्स या ड्रामेस का टाइम खत्म हो गया, आप नहीं। तो आपको अगर ऐसा मौका मिले तो आप किस तरीके की फिल्में बनाएंगे, किस तरीके का टीवी प्रोग्राम बनाएंगे? देखिए सर, ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एज ए डायरेक्टर, हम्म, जब स्टोरी आपके सामने होती है तभी आदमी डिसाइड कर पाता है कि ये इसके अंदर कैसे मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, कैसे इसको बना सकता हूँ। हम्म, पर ये पहले बताना कि मतलब मैं किस टाइप की करना चाहता हूँ। जो हम्म, डायरेक्टर होगा, जो इंटेलिजेंट आदमी होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम्म, वो उसके सामने जो भी स्टोरी जाएगी, हम्म, वो उसको बड़े तरीके से मेहनत से। अब पुराने जमाने में क्या होता था, वो शो के थोड़ी चलते थे कि मैं फैमिली पे बनाऊं या किस पे बनाऊं। हम्म, वो स्टोरीज देखते थे, उनको जो अपील करती थी कि हम्म, यस इसके ऊपर ये होना चाहिए, हम्म, तो उसके ऊपर वो दिन रात मेहनत करते थे पूरी। हम्म, चाहे कास्टिंग से लेकर प्रोडक्शन वैल्यू उसकी तभी बढ़ती थी, क्योंकि हर हर एस्पेक्ट के ऊपर, उसमें हम्म, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, हम्म, उसमें आर्टिस्ट कैसे होंगे, और जैसे आर्टिस्ट होंगे उसी ढंग से म्यूजिक भी होगा। ये हम्म, सारी चीजें सोची जाती थी। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्शन में हालांकि मैं जानता हूँ, गाइड भी करता हूँ, पर एक जो एक इंटरेस्ट होता है इंडिपेंडेंटली मैंने डायरेक्शन का कभी, क्योंकि जो चीज मेरी उसमें नहीं है, जहन में नहीं है, तो मैं हम्म, उसकी तरफ ज्यादा वो नहीं करता। मैं हम्म, ज्यादा इसमें, मेरा भी बिहाइंड द कैमरा भी, बाकी जितनी चीजें हैं सब कुछ किया, फ्लोर पे मैं मदद कर सकता हूँ। हम्म, स्क्रिप्ट आप मुझे, अब कई क्या करते थे, स्क्रिप्ट मेरे पास भेज देते तो मैं उनको बताता हूँ यार इसमें ऐसे चेंजेस ले आओ, हम्म, जो लिखी हुई स्क्रिप्ट, बिकॉज आई एम नॉट ए राइटर। हम्म, पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एज ए ड्रामा पर्सन, मैं एडवाइस कर देता था यार इसको अगर ऐसे करोगे तो ये अच्छा रहेगा। हम्म, लिखना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, पर इसको ऐसे करोगे तो ये अच्छा हम्म, रहेगा, ये पंच अगर ले आओगे तो ये अच्छा रहेगा। हम्म, तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन अभी भी रहता है। हम्म, पर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, इस वजह से मैं उससे कभी गया नहीं। हम्म, हालांकि मैं कर सकता हूँ, पर प्रैक्टिकली मैं नहीं गया उस तरफ, क्योंकि मेरा शौक एक्टिंग का ज्यादा रहा है, जिसमें मैं अपने आप को ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ सर्टन जो रीजंस हैं, कि हम्म, मैं ज्यादा प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहा, जो ऑल ओवर वर्क होता है। सारे मुझे जितने भी मेरे डायरेक्टर्स थे, जिनके साथ भी मैंने कहा, मेरे अंदर एक विश्वास करते थे, भाई इसको प्रोडक्शन दे दो झंडा, और मैं किसी को मना नहीं करता था। हम्म, और वो मैंने मुझे मेहनत करती थी, मैं जो काम मुझे दे दिया, वो मेरी कोशिश होती कि मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ उसको निभाऊं। अगर मुझे एक्टिंग का मिला है, तो हम्म, मेरी एक्टिंग की जिम्मेवारी है कि मैं उसको पूरी तरह करूं। हम्म, अगर प्रोडक्शन मिली है तो मेरी वो भी जिम्मेदारी कि पूरी तरह जितनी मेरे से हो सकती है मेहनत से बिल्कुल। मैं उसको पूरा निभाऊं, ताकि प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो। हम्म, तो वो ध्यान मेरा उस तरफ रहता। तो डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, मेरा कभी वो नजरिया रहा नहीं। हम्म, मैंने कोशिश की है, कोशिश इस कि मैंने
लोगों को, अब जब डायरेक्टर नहीं होता तो शॉट मैं भी ले लेता था। अब जिसके साथ मैं असिस्ट कर रहा हूँ या एज ए चीफ असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, तो कई कई बार वो अवेलेबल नहीं है, तो यार काल चल यार कर रहे, तो मैं भी कर लेता था। पर वो दिमाग में मेरे कभी चीज नहीं कि मैंने आई हैव टू गो एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज। हालांकि मुझे मौके बहुत मिले और मैं चाहता तो कर भी सकता था, पर जो ना मेरा फील्ड नहीं है तो उसमें मैंने हाथ डालने की कभी कोशिश नहीं। पर हाँ, मदद चाहे जितनी भी मेरे से मांगी किसी ने, मदद मैंने जरूर की। इस बात से सोचते थे कि कर सकता है, पर मेरा जो एक टेम्परामेंट उस तरफ जाता नहीं था। पर हाँ, मेहनत का काम में से जो मर्जी करा लो, एक्टिंग का जो मर्जी करवा लो, एडिटिंग में बैठ के सारे काम करवा दूंगा जितने भी फील्ड। और अगर मुझे कहो डायरेक्शन में आ जा, तो आई वॉज इंटरेस्टेड। हालांकि मैं बैठ के गाइड कर सकता हूँ, यार ये शॉट अच्छे, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, पर इंडिपेंडेंट अगर आप कहो तो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। इस वजह से मैंने उस तरफ कभी सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा क्योंकि सर। अगर माइंड हो तो फिर आदमी उसी ढंग से सोचता है ना कि मुझे क्या करना है, कंटेंट्स कैसे होने चाहिए। तो मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। हाँ, जो स्क्रिप्ट आती थी एडवाइस जरूर करते था, यार अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ऐसे किया जाए तो बहुत बेहतर है। सेट पे बता दिया भी इसकी कंपोजिशन थोड़ा इस तरफ से ऐसे कर लो, ऐसे वो सारा एडवाइस कर दिया। फ्लोर को जो है पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरा डायलॉग डिलीवरी पूरी देख ली कि कैसे देनी है, फिर कैसे बोलना है, वो मैं सारा लुक आफ्टर कर लेता। पर एज डायरेक्टर को अगर कोई ये कमांड दे तो कमांड में नहीं देता, क्योंकि मेरे को ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेरे पास हैंडल करने के लिए होती। और जो लोग मेरे पास ज्यादा विश्वास कर रहे हैं जिस चीज से, मैं उसको हैंडल करना ज्यादा ठीक समझता था, वजह इसके कि जो मैंने नहीं किया इंडिपेंडेंटली। दैट वाज द डिफरेंस। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आजकल की फिल्मों में ग्लैमर पर ज्यादा फोकस आया हुआ है। आप ये बताइए कि क्या केवल ग्लैमर एनफ है फिल्म को या टीवी प्रोग्राम को रन करने के लिए? क्या उसके बल पर ये फिल्में चलेंगी या लॉन्ग टाइम तक इसका कोई फ्यूचर है? इन द लॉन्ग रन इसका कुछ है? सर आजकल का जो मैंने बताया ना, जैसे जिस प्रकार से टेक्निकली हम साउंड हुए हैं, हम्म तो आजकल का जो आर्टिस्ट भी है, जो लोग भी जो भाग रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ, हम्म वो देखा देखी बहुत भाग रहे हैं। यार वो एक्टर है, वो करोड़ों रुपया कमा रहा है, मैं भी जाता हूँ। चाहे वो उसको मतलब कि उनके अंदर वो जो कैलिबर होना चाहिए वो है या नहीं है, पर हर हर आदमी अगर वो सोचता है कि मैं हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ, तो मैं हीरो बन सकता हूँ। पर खूबसूरत दुनिया खूबसूरत आदमी से भरी पड़ी है, पर हर हर आदमी को हीरो नहीं बन जाता ना। अब शाहरुख खान कौन सा इतना कोई अपने आप को हैंडसम कहता था, ही वॉज ए सिंपल मैन। पर बना कहाँ पहुंचा जाके, एक सिंपल आदमी आगे कितना बढ़ गया जाके, बिल्कुल। है ना। तो उसमें कोई ऐसी खास मतलब ऐसी चीज उसको शो नहीं हुई, जो बाद में चीज उसने मेहनत की, सब कुछ किया और उसने उसको अचीव भी किया। तो वो आजकल नहीं है। आजकल की जो एक तो सबसे ज्यादा यंग जनरेशन जो भी है, चीज को शुरुआत करते हैं पर जल्दी ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। उनका एक पक्का इरादा जो होता है ना, कहते हैं एक तदबीर एंड तकदीर, दो चीजें हैं जी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी तकदीर अच्छी है, और तदबीर, तदबीर मीन्स मेहनत, तकदीर मीन्स आपकी किस्मत, ये दोनों चीजें हैं तो आप ऊपर उठोगे। अगर आप सिर्फ मेहनत करो तब भी कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ किस्मत के भरोसे रहोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको दोनों चीजें इकट्ठी ले जानी है। ग्लैमर है, पर आप उसको ग्लैमर के लिहाज से मत जाइए कि यार ग्लैमर चमक धमक ज्यादा, यार मैं भी जाऊं, मैं भी ये बनूंगा वो बनूंगा। वो चीजें आपको कहीं नहीं ले जा पाती। इसका मतलब आपके अंदर वो लगन नहीं है, वो सीखने की, वो काम करने का जो एक रियल होता है, वो चीज आपके अंदर नहीं है, वो मिसिंग है। इसी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो रास्ते में कहीं ना कहीं आप बैठ जाते हो, थक जाते हो, अपनी पेशेंस लूज कर देते हो, क्योंकि जब आप देखते हो कि यार ये तो नहीं हो रहा, छोड़ो यार, नहीं जा पाते। वो क्या होता है फिर उसमें क्या कहते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के। पुराने जमाने में उनमें जब भी जाते थे, ग्लैमर उस वक्त नहीं होता था, तो फिल्म इंडस्ट्री पूरी बहुत सिंपल थी इस वक्त। और वो जो जाते थे कहीं से सीख के नहीं आया। जब पुरानी जितने भी एक्टर हैं, सबके आप हिस्ट्री ले लीजिए, वो लगन थी भाई हमने आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, उस वजह से ही जाते थे। और चाहे वो मंथली बेसिस पे वहां पर काम करते हो, चाहे तो वहीं रह के सारा काम सीखते थे और उसी से आगे बढ़े। पर आजकल तो लोगों को सब फैसिलिटीज है, पैसा भी होता है उनके पास, माँ बाप पैसा भी विचार लगा देते हैं उनको, फिर रिस्क भी ले, तो ठीक है जी इंटरेस्टेड है तो जाने दो। पर उनमें पैसा तो पेरेंट्स लगाते हैं, क्योंकि पैसे की उनको कमी नहीं है, वो स्ट्रगल उन्होंने कभी देखी नहीं होती। तो जब उनको अपने ढंग की चीज नहीं मिलती है, जिस चीज के अंदर लेके जाते हैं वो जब चीज नहीं मिलती है, तो बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको, और फिर वापस आ जाते हैं। नहीं हो पाता, क्यों? उनमें वो चीज ही नहीं है, लगन ही नहीं है, उतनी मेहनत भी नहीं है, विल पावर भी नहीं है। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। बिल्कुल। सर, आमतौर पर मैं अक्सर टीवी या फिल्म पर्सनालिटीज से कहता हूँ
प्रोग्राम के आखिरी में कि आप फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे। लेकिन आपके केस में मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बदलाव करना चाहता हूँ। क्योंकि आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आपने इतना लंबा दौर देखा है, तो आप जो ये वर्किंग जो एक्टर्स हैं जो आज की डेट में हैं, जो आज की डेट में जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके के वर्क को इनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इन्हें भी आने वाले टाइम में याद किया जाए? देखिए सर, आजकल फिल्मों के अलावा बहुत कुछ और भी शुरू हो चुका है। हम्म। खासकर जो ओटीटीज आ गए हैं। हम्म। पहले तो सिर्फ फिल्में ही बनती थी ना, ये ओटीटीज नहीं होते थे। हम्म। अब बहुत सारा जो मटेरियल है ओटीटीज की तरफ भी जा रहा है। हम्म। जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो यंग, जो मतलब कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं एज ए डायरेक्टर या एज एन आर्टिस्ट या एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जो भी है, तो वो ओटीटीज की तरफ भी जा रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, जो उनकी अटेंशन है वो डाइवर्टेड है। हम्म। जो आज का आदमी जो जाता है, आर्टिस्ट जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, मैं फिल्मों में जाऊं या ओटीटीज में जाऊं या मैं सीरीज वगैरह में जाऊं। अब क्या होता है कि जो टीवी का आर्टिस्ट है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि टीवी का आर्टिस्ट फिल्मों में नहीं जा सकता या नहीं जाता या इतना कैपेबल नहीं होता कि वो फिल्मों में जा पाए। अब फिल्मों से जब फेल हो जाते हैं, अब पुराने जमाने में आप शाहरुख खान भी तो टीवी सीरियल से गया ना, और भी बहुत सारे हैं। पर आजकल का क्योंकि मल्टीपल सिस्टम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो आज का जो यंग है, जो यूथ है, चाहे वो एज ए डायरेक्टर हो चाहे एज आर्टिस्ट हो, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो उनको पता, क्योंकि ये है बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उनको पता उसको जब यंग आदमी जाता है तो उसको रोटी भी कमानी है, खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए उसके पास। अगर खाने के लिए नहीं है तो इस फील्ड में खड़ा नहीं हो सकता। अब उसको कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, अपने पैर खड़े करने के लिए, कोई पैर हमेशा तो सपोर्ट कर नहीं सकते, तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और जब वो कुछ काम करना पड़ेगा, तो अगर एक बार उसमें वो इन्वॉल्व हो गया तो उसकी अटेंशन वहां से डाइवर्ट हो जाएगी, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आज का यूथ भी थोड़ा अनडिसाइडेड होता है कि मुझे करना क्या है, कि मैं फिल्मों में जाऊं या जो नई ओपनिंग्स मेरी बनी है, मिली हैं, लेकिन ओटीटीज में जाऊं या आपकी आपकी बात सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन का जो इशारा था उन लोगों के प्रति था जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूसर हैं, ऑलरेडी राइटर हैं। तो इन लोगों को किस तरीके का मटेरियल पब्लिक के सामने लाना चाहिए? सर, ये तो अब उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जिस जो फिल्म बननी है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होना है, तो वो मारपीट से तो ज्यादा चलती नहीं। अब आपने कई बार देखा होगा, जब ये बहुत मारपीट वाली या एक्शन मूवीज आती हैं, उसके बाद जब एक सिंपल सी स्टोरी आती है, वो बहुत ज्यादा क्लिक कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पुराने जमाने में भी था और आजकल भी ऐसा आज है। भी अब जैसे एक छोटी सी फिल्म है, ट्वेल्थ फेल। वाकई। अब बताइए, वरना एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, हम्म। पर ऑडियंस ने उसको हाथों हाथ लिया ना, पसंद किया ना। अब उसमें कोई नामी गिरामी हीरो तो है नहीं, नहीं। या कोई नामी गिरामी टीम नहीं है। या जो मैंने की थी गिन्नी वेट सन्नी, बड़ी सिंपल स्टोरी थी। बिल्कुल। सिंपल आर्टिस्ट है मेरे जैसे, मैं कोई क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। एक सिंपल सा आदमी एक ऑडिशन दे के मुझे ले लिया। मेरे फेस वैल्यू तो लिया नहीं था, मैंने ऑडिशन पास, मुझे पसंद आया, मुझे बुला लिया, मुझे जानता भी नहीं था, और वहां जाके मैं रोल करके आ गया। तो हम जैसे लोग उसमें थे सिंपल। विक्रांत मैसी भी एक सिंपल, यामिनी गौतम भी एक सिंपल लगने वाली, पर स्टोरी में, स्क्रिप्ट में दम था, सिंपल थी, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, लाइक किया, पसंद किया। आप ऐसे ही जो आजकल जो फिल्में आ रही हैं, ये ज्यादा पसंद की जा रही हैं बजाय इसकी जो ग्लैमरस है। क्योंकि ग्लैमर में लोगों को कुछ मिलता नहीं है देखने को। और पर हाँ, आवाज शोर शराबा जरूर, तब जो आजकल की यंग जनरेशन को लाइक करती है। और जो एक सेंसिबल आदमी है, वो ये सब चीजें नहीं देखना चाहता, वो कंटेंट देखना चाहता है कि इसका पर्पस क्या है, इसमें मैसेज क्या है, म्यूजिक क्या है, मुझे आनंद आएगा जिस चीज पर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो आनंद आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए अगर ऐसा कुछ करना है तो इनको काम करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले स्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट। वन हैज टू वर्क ऑन द स्क्रिप्ट। जब तक आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी, तब तक चीज कोई अच्छी नहीं बन सकती। स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो बाकी चीजें अपने आप ही ऊपर उठती हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। आर्टिस्ट आप कोई भी ले लीजिए, स्क्रिप्ट अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, आर्टिस्ट अपना आप ऊपर उठेगा। एक सिंपल आर्टिस्ट भी रातों रात हीरो बन सकता है अगर स्क्रिप्ट अच्छी है। वो हाथों हाथ ली जाएगी। पर्पज अगर उसका कोई है, लोग उसको, माउथ पब्लिसिटी भी हो जाती है अगर चीज अच्छी जा रही है। और ये चीजें माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा जा रही है बजाय, आजकल देखते हैं पब्लिसिटी इतनी नहीं होती है, रिव्यूज भी इतने कोई खास नहीं आते। पहले तो फिल्मों के बहुत रिव्यूज आया करते थे, आजकल इतने नहीं होते हैं। आधों से ज्यादा को तो हमें नाम ही पता नहीं होता। मुझे जब ये ट्वेल्थ फेल आई तो मुझे काफी दिन तो उसका नाम ही नहीं पता था। पर जब मैंने देखी फिल्म, एक सिंपल थी पर बड़ी अच्छी लगी। पर उसमें क्या है, कोई खासियत तो नहीं है नहीं, पर एक सिंपल स्टोरी है,
एक मीनिंग है, पर्पस है, तो वो चीज आदमी हमेशा लाइक करता है। और जिनके पास जब एक सिंपल बजट में एक अच्छी चीज तैयार की जा सकती है, तो जहां आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, तो उसमें एक अच्छी चीज हाँ क्यों नहीं तैयार हो सकती? बिल्कुल हो बिल्कुल। सकती है, प्रोवाइडेड आप उसी लगन से, उसी मेहनत से, जैसे पुराने लोग क्या करते थे, तो इसी पैसे से आप कई पिक्चरें बना सकते हैं। जहां आप 300-400 करोड़ भी कोई फिल्म को स्पेंड कर रहे हैं, ये आधे बजट में आपकी फिल्म बन सकती है, बल्कि 1/4 में उसमें आप कई फिल्में बना सकते हैं और अच्छे पर्पजफुल बना सकते हैं। और दोबारा और ज्यादा वो कमाएंगी, कंपैरेटिवली ज्यादा कमाएंगी भी वो फिल्म। पर ये बड़े बड़े बजट वाली पिक्चर फेल हो जाती है। हीरो तो ले गया करोड़ों रुपया, आपने 300-400 करोड़ खर्च भी कर दिया, रिटर्न कुछ आया नहीं, भट्टा बैठ गया, जिसने पिक्चर बनाई वो भी गया, पता नहीं लगता कल को कहाँ गया वो। तो ये नुकसान ही है। तो वन हैज टू वर्क, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली ये ऐसे ही इसका मतलब कि नुकसान होगा इंडस्ट्री का। अल्टीमेटली कोई फिल्म देखना पसंद नहीं कर, जैसे अब मेरा मन नहीं होता, अब कई फिल्में आती हैं जिनमें सिर्फ मार के सिवा आप पीछे भी जितनी पिक्चर ज्यादातर आ रही हैं, उनका पर्पज ही समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहते हैं। कई स्टोरी का आगे क्या होने वाला, वो एक आदमी जो जाना क्यूरियोसिटी नहीं होती, वो पता है कि मारदार कब मारदार शुरू हो जाएगी, कब गाना शुरू हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगता कि स्टोरी क्या जा रही है, कहना क्या चाहते हो, वो भी नहीं पता लगता। तो आदमी कितनी देर बैठे वहां, नहीं बैठ सकता आदमी। फिर आदमी जब बाहर सोचता है तो कहता है यार मैंने 400-500 रुपया खर्च क्यों कर दिया, टिकट भी इतनी महंगी ली, मजा तो आया ही नहीं कुछ भी। इस वजह से जाना अवॉइड नहीं करते हैं। पर पुराने अगर पिक्चर कोई लगी हो आज भी हम देखना पसंद करते हैं, चले जाते हैं। और कुछ नहीं तो म्यूजिक के ही चले जाओ यार, कम से कम म्यूजिक तो एंजॉय करोगे आप। पर आजकल तो पिक्चर में वो दम नहीं है। सही बात। एक हफ्ते में पिक्चर डाउन हो जाती है, पता लगा दूसरे तीसरे दिन पिक्चर डाउन हो गई। और एक एक पीवी आ रहा है, उसमें तीन तीन चार चार आठ, हर एक में अलग अलग पिक्चर लगी हुई है। क्यों? जबकि पुराने जमाने में एक एक थिएटर के ऊपर कितने कितने मुद्दों तक एक पिक्चर चला करती थी। आजकल की पिक्चर में दम है नहीं है। क्यों? तो खुद ही लोग जिम्मेदार है, विकास हार्ड वर्क नहीं है, वो मेहनत नहीं है जो पहले हुआ करते थे। और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे जा रहा है। टेक्निकली हम साउंड होते जा रहे हैं, पर उस टेक्निकल जो साउंडनेस है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। तो उसी अगर जो रिचनेस है, टेक्निकल रिचनेस, अगर उसको हम उसको उसका बेस में रख के बाकी चीजों के ऊपर भी काम करें, तो चीजें कहाँ के कहाँ पहुंचे। हो सकता है सब कुछ, पर देन जो राइटर है वो भी अंडर प्रेशर होता है कि मुझे मैक्सिमम लिखना है, ताकि मुझे मैक्सिमम, तो उसको भी अपनी रोटी पानी चलाना है। तो नहीं चीज, क्योंकि वो भी बेचारे कई कॉपीराइट नहीं था, कभी कुछ नहीं होता, मार खा जाते हैं कई जगह, कभी पैसे मिलते हैं कभी पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो तो जितना जो मेहनत करेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा सर, ये तो। पर वो करना जरूरी है। बस एक फाइनल बात है कि लगन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर डिवोशन है, लगन है, दिल है, पेशेंस है, तो यू विल डू इट। अदरवाइज चाहे आप कितनी भी टेक्निकली तरक्की कर लो, तो अचीव नहीं कर पाओगे। खर्चा तो होगा, पर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो उससे आपको नहीं मिलेगा किसी हाल में। ठीक है सर, तो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीवी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो आपकी बातों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशीष और जी, मैं कह नहीं सकता कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन हर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हर एक अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने। तो क्योंकि अब जो चीजें मैं, एक तो नॉर्मल, एक मतलब कि वैसी नॉर्मल डिस्कशन है, पर हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम्स है कि वो किस प्रॉब्लम में किस वजह से जा रहा है, क्या उसके रीजन है, वो अचीव कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा। ये हर के अपनी अलग अलग देखने का नजरिया अलग अलग होता है हर एक आदमी का। तो ये मेरा सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को मतलब एक अच्छी चीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो हो सकता है कि वो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिनकी वजह से उन मतलब ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, या लिमिटेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो आगे ज्यादा वो नहीं कर पाते। तो हर वक्त की हर चीज की अपनी, पर हाँ, अगर हमें कुछ अचीव करना है और चीजें अच्छी हैं, एक फैसिलिटीज हमें अच्छी मिल रही हैं, तो उस फैसिलिटीज का हमें एक पूरा फायदा उठाना चाहिए, चीज को ग्रो करने का, उसी में से उसी का। हाँ, तो तभी तो कुछ फायदा है। तो जो डेवलपमेंट जितनी हो रही है, तरक्की जितनी हो रही है, अगर उसको एक पॉजिटिव उसमें रख के हम उसका फायदा उठाएंगे, तो हम लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। अच्छे कंटेंट्स भी दे सकते हैं, अच्छी स्टोरीज भी दे सकते हैं, और अच्छा मटेरियल भी दे सकते हैं, और लोगों को अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। सो नाइस। ठीक है सर, आपका और बहुत मैं भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे अंदर एक विश्वास रखा, आपने मुझे इस काबिल समझा, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।